नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एके कैंपस पर। दोस्तों, हम चौहान राजवंश को पढ़ रहे थे। चौहान राजवंश में हमने विग्रहराज चतुर्थ तक पूरा किया था। आज अब अगला शासक पे आने से पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि तराइन के युद्ध में किस शासक ने भाग लिया था। तराइन का युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में, उसके अंदर किसने भाग लिया था। तो एक तो उसमें मोहम्मद गौरी था। अब मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी के सामने कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन सवाल के ऑप्शंस क्या थे? पृथ्वीराज चौहान 1, पृथ्वीराज चौहान 2, पृथ्वीराज चौहान 3 और पृथ्वीराज चौहान 4। तो यह सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सबको ये तो पता रहता है कि पृथ्वीराज चौहान है, लेकिन कौन से नंबर के? आखिर मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ किसका था? तो उसी को अब एकदम अच्छे से दिमाग में बिठाना। देखो, विग्रहराज तृतीय जो थे उनके पुत्र कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम। उनके पुत्र थे अजयराज जो अपन ने पढ़ा था, ये बताया था कि अजमेर की स्थापना करने वाले या अजय मेरू दुर्ग बनाने वाले जो थे। इसके बाद अर्णोराज या आनाजी ने आना सागर झील और आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इनके 4 बेटे थे। अब मैंने ये बताया था कि इस समय जो है सत्ता का संघर्ष चालू हुआ, कि पिता की गद्दी पे बैठेगा कौन। फिर मैंने ये बताया था कि जगदेव सबसे होशियार निकला, उसने क्या कर दिया? अपने पिता की हत्या। अब पिता की हत्या इसने कर दी, तो इससे भी होशियार कौन निकला? विग्रहराज चतुर्थ ने किसकी हत्या कर दी थी? जगदेव की। तो अब जगदेव का बेटा कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय। यहां पर कौन आ रहा है? पृथ्वीराज द्वितीय। अब इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल था, उसके बाद कौन राजा बनता है? अपर गांगेय के बाद कौन बनता है? सोमेश्वर। तो अर्णोराज के 4 बेटे थे, वो शासक बने थे। अब इनके शासक बनने के बाद में अपना आता है हीरो, कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो अपना जो हीरो, अपना जो प्रेम और शौर्य की पहचान है, संयोगिता के साथ में गंधर्व विवाह किया और मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया भी। तो यह पराक्रमी कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो ये ध्यान रखना है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी के साथ में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय भाग लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, तृतीय आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसके बाद इनका सीक्वेंस भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो है यह विग्रहराज तृतीय के बाद आते हैं, और पृथ्वीराज तृतीय जो आ रहे हैं ये किसके बाद में आते हैं? विग्रहराज चतुर्थ के बाद। इनसे आप याद भी रख सकते हो। विग्रहराज तृतीय के बाद पृथ्वीराज चौहान प्रथम, और विग्रहराज चतुर्थ के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कभी पूछ लिया जाता है कि इन शासकों को इनके शासनकाल के हिसाब से आरोही क्रम में जमाइए। जैसे 2-4 शासक दे दिए, पृथ्वीराज चौहान प्रथम दे दिया, अर्णोराज दे दिया, और अपर गांगेय दे दिया, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय दे दिया। आप इन 4 को आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान प्रथम दे दिया, अर्णोराज दे दिया, अपर गांगेय दे दिया, और चौथा ऑप्शन क्या दे दिया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब इनको आरोही क्रम में बताइए। पहले सबसे पहले कौन सा शासक था, इसके बाद कौन आया, फिर कौन आया। तो प्रथम और तृतीय, अब इसमें तो हमको समझ में आता था, लेकिन बीच वाले जो शासक है इनके बारे में भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, टेबल इसीलिए मैंने बनाया था। अब हमको जो आज पढ़ना है वो कौन पढ़ना है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसकी पहचान किससे होती है? प्रेम और शौर्य से। अब इनका जो पिता का नाम था, इनके पिता कौन थे? अभी बताया था मैंने, सोमेश्वर। और इनकी माता जी कौन थे? कर्पूरी देवी। कर्पूरी
देवी, जो एक तोमर राजकुमारी थी, दिल्ली की राजकुमारी थी। अब इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1166 ईस्वी में, और किस स्थान पे हुआ था? अनहिल पाटन पे। अनहिल पाटन में ये पैदा हुआ। अनहिल पाटन कहाँ पर है? गुजरात में। अब जब ये पैदा हुए थे तब ये अपने नाना जी के साथ थे। जैसे मैंने पहले बताया था कि इस समय अजमेर में राजनीतिक संघर्ष चल रहा था, जिसमें सब एक दूसरे की खून के प्यासे थे। तो इनकी सुरक्षा के लिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सुरक्षा के लिए इनको कहाँ पे भेज दिया गया था? अनहिल पाटन। और यहीं पे इनका शुरुआती लालन पालन भी हुआ। अब पृथ्वीराज चौहान जो थे ये बचपन से ही बहुत शौर्यशाली थे। इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में तीरंदाजी और तलवारबाजी का हुनर सीख लिया था। अब तीरंदाजी से इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण कला सीखी थी, शब्द भेदी बाण की। शब्द भेदी बाण की। शब्द भेदी बाण का क्या मतलब होता है? आंख पे पट्टी बांध देते हैं और जैसे ही कहीं ध्वनि होती है वहां पे तीर चलाते हैं। तो इसमें भी इन्होंने बहुत महारत हासिल की थी, बहुत ही छोटी उम्र। अब इतनी छोटी उम्र की 11 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इन्हें क्या है कि राजगद्दी पे बिठाया जाता है। अब इनकी जो माताजी थी, इनकी माताजी एक कुशल प्रशासक थी और बहुत कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। उन्होंने इनके मंत्री कौन थे इनके? कदमवास जो थे यह बहुत ही वीर और स्वामी भक्त थे। तो इन्होंने इनकी माताजी का पूरा सहयोग किया पृथ्वीराज चौहान को शासन चलाने में। और इनके साथ में सेनापति कौन थे? भुवन कमल। तो इनकी माताजी जो इनकी छोटी आयु में इनके राजपाट को देखती थी, इनके साथ में कौन थे? मंत्री कदमवास और इनके सेनापति भुवन कमल। अब पृथ्वीराज चौहान के परम सखा और एक राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण कवि कौन थे? सखा और इनके कवि चंद्रबरदई। जिन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। दोस्तों ये जो रासो ग्रंथ होते हैं ना, ये क्या होते हैं? वीर रस के काव्य होते हैं। इसके अंदर किसी नायक या किसी राजा के युद्धों का वर्णन होता है, उसकी वीरता, उसके शौर्य, उसके पराक्रम का वर्णन होता है। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा जो भी युद्ध लड़े गए थे, जो भी उनकी विजय हुई, उनका वर्णन किसमें है? पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो में ही थोड़ा चौहानों का प्रारंभिक इतिहास भी लिखा है। अब इन्हीं के राज्य में एक और कवि थे, जयानक भट्ट। इनका जन्म तो कश्मीर में हुआ था, लेकिन यह इनके दिल्ली के दरबार में आ जाते हैं पृथ्वीराज तृतीय की सेवा में। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज विजय। अब दोस्तों जब पृथ्वीराज तृतीय अपने शासन की शुरुआत करते हैं तब वह एक नीति की घोषणा करते हैं, दिग्विजय नीति या चक्रवर्ती सम्राट बनने की नीति। अपने राज्य को चारों दिशाओं में फैलाते हैं। तो आओ दोस्तों देखते हैं कौन कौन से इन्होंने युद्ध किए। पृथ्वीराज चौहान जो थे ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। इनका काल जो है चौहान राजवंश में, इनका काल साम्राज्यवादी काल कहलाता है।
साम्राज्यवादी काल। साम्राज्यवादी काल का मतलब वो व्यक्ति जो अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में फैलाने में विश्वास रखता है, इसीलिए अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन्होंने किस नीति का अपनाया? दिग्विजय की नीति। दिग्विजय मतलब चारों ओर विजय। ऐसा व्यक्ति जो सभी दिशाओं में अपनी विजय का पताका फहराता है। तो इन्होंने जो अपनी दिग्विजय नीति की शुरुआत की थी, इसमें सबसे पहला शासक या सबसे पहला युद्ध होता है महोबा के शासक परमार्धी देव के साथ। परमार्धी देव के दो बहुत बहादुर सेना नायक थे, एक था आहला और उदल। आला और उदल ने बड़ी ही बहादुरी से पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में ये दोनों क्या है, वीर गति को प्राप्त हो गए और पृथ्वीराज चौहान महोबा के शासक को हरा देते। अब राजस्थान के इतिहास में ऐसे ही वीर सेनापतियों का उल्लेख है, ऐसे 3 जोड़े हैं। राजस्थान के इतिहास में वीर सेनापतियों के ऐसे 3 जोड़े हैं जो अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों का त्याग करते हैं, और इनका नाम जो है पूरे राजस्थान में बहुत प्रचलित है। पहला आला और उदल, दूसरा अपना गोरा और बादल, गोरा बादल, और तीसरा जैता कुंफा, जैता कुंफा। अब जो गोरा और बादल थे, ये रावल रतन सिंह के दरबार में उसके सेना नायक थे। और जैता और कुंपा की बहादुरी के चर्चे तो दिल्ली सुल्तान शेरशाह सूरी एक कथन में बयां करता है। शेरशाह सूरी जो दिल्ली का सुल्तान था 16वीं शताब्दी में, उसने युद्ध लड़ा था मारवाड़ के मालदेव के साथ में, गिरी सुमेल का युद्ध। उस गिरी सुमेल के युद्ध में जैता और कुंपा ने शेरशाह सूरी के नाको चने चबवा दिए थे। शेरशाह सूरी जो दिल्ली का शासक था, दिल्ली का शासक, वह घुटने टेक कर एक बात कहता है, मुट्ठी भर बाजरे खातिर, मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो दे। तो सोचो, सिर्फ 2 सेना नायक एक दिल्ली के सुल्तान की इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि वह घुटने टेक कर क्या बोलता है कि मैं मेरी बादशाहत खो देता एक छोटे से राज्य के लिए। तो राजस्थान में ऐसे वीर सपूत पैदा होते रहे हैं, होते रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद में अगला युद्ध जो इन्होंने लड़ा था, इसके बाद अगला युद्ध जो लड़ा था वो लड़ा था चालुक्य भीम सिंह द्वितीय के साथ। चालुक्य भीम सिंह द्वितीय के साथ। अभी जैसे मैंने बताया था, पृथ्वीराज चौहान की पहचान किस रूप में होती है? एक प्रेमी और एक शूरवीर के रूप में। तो यहां भी इनका प्रेम ही था जो चालुक्य भीम सिंह के साथ में इनका युद्ध करवाता। अब चालुक्य भीम सिंह जो था, ये गुजरात का शासक था। अब इसका भी दिल एक आबू की राजकुमारी पे आया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का भी दिल उसी राजकुमारी पे आ जाता है। राजकुमारी इच्छनी, आबू की राजकुमारी थी। अब इन दोनों का दिल किस पे आ जाता है? अब भीम सिंह और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों का दिल किस पे आ जाता है? इच्छनी पर। तो इसके लिए दोनों में युद्ध होता है और पृथ्वीराज तृतीय इसको बुरी तरीके से हराते हैं भीम सिंह को। तो अब इसके बाद और इन्हीं की प्रेम कहानी, इन्हीं के एक और प्रेम का किस्सा, एक और प्रेम प्रसंग राजकुमारी संयोगिता के साथ। राजकुमारी संयोगिता जो थी वो कन्नौज की राजकुमारी थी और जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। जयचंद गढ़वाल जो था कन्नौज का शासक था और उसकी नज़रें हमेशा दिल्ली पे रहती थी, उसकी नज़रें हमेशा दिल्ली पे रहती थी।
और पृथ्वीराज चौहान भी क्या है, दिल्ली पे अपना शासन कायम करना चाहते थे और पृथ्वीराज चौहान ने कर भी दिया था। तो इस वजह से चौहान और गढ़वाल में गहरी शत्रुता हो गई थी, दोनों में गहरी शत्रुता हो गई। और यह शत्रुता उस समय और कड़वी हो गई थी जब गहड़वाल को पता चलता है कि उनकी पुत्री संयोगिता, राजकुमारी संयोगिता किससे प्रेम करती है, पृथ्वीराज चौहान से। दोस्तों इस प्रेम प्रसंग का उल्लेख हमें किस पुस्तक में मिलता है, पृथ्वीराज रासो, जो किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रबरदई के द्वारा। आओ दोस्तों अब इनकी प्रेम कहानी के बारे में थोड़ा जानते हैं। पृथ्वीराज जयचंद शत्रुता। अब जो जयचंद था इसने अपने राज्य कन्नौज में राजसू यज्ञ का आयोजन करवाया था, राजसू यज्ञ का आयोजन करवाया था। अब राजसूय यज्ञ जो होता है दोस्तों किसी भी शासक द्वारा तब करवाया जाता है जब वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब वह शासक जिसका राज्य चारों दिशाओं में फैला रहता है। तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ के द्वारा राजा अनुष्ठान करता है और देवताओं से ऐसी शक्ति मांगता है जिससे वो चक्रवर्ती सम्राट बन सके। अब जब कन्नौज में राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया तब उसी समय पे अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर भी करवाया, संयोगिता का स्वयंवर भी करवाया। अब इसको पता था जयचंद को कि संयोगिता कहीं ना कहीं पृथ्वीराज से दिल ही दिल में मोहब्बत करती है, तो यह नहीं चाहता था कि संयोगिता और पृथ्वीराज दोनों आपस में मिले शादी करें। तो ये क्या चाहता था कि संयोगिता का विवाह जल्द से जल्द कर दे। तो इसलिए इसने क्या किया, संयोगिता का स्वयंवर रचाया। अब जब स्वयंवर रचाया तो इसने सब बड़े बड़े शासकों को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं भेजा। और तो और इसने क्या किया, जो यज्ञ स्थल था उसके बाहर, यज्ञ स्थल के बाहर 2 लकड़ी की मूर्तियां बनवाई पृथ्वीराज चौहान की और उनको द्वारपाल के रूप में वहां खड़ा कर दिया। अब यह घोर बेइज्जती हुई पृथ्वीराज की, इसका बड़ा दुख हुआ संयोगिता का। तो संयोगिता ने क्या किया कि जो स्वयंवर की माला थी, स्वयंवर की वरमाला, उसको उस लकड़ी की मूर्ति में जाके डाल दिया। उसी समय पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ में इस स्वयंवर स्थल पर पहुंच जाता है और संयोगिता को लेके वहां से चला जाता है और इसके बाद में यह इसके साथ विवाह रचाता है। तो दोस्तों यह जो कहानी है यह हमें इसका उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज रासो पुस्तक में। अब यह कहानी सही है या नहीं है इसके बारे में इतिहास में मतभेद है, लेकिन यह कहानी का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक में। अब दोस्तों होता क्या है कि इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है, भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट, भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट, तराइन का युद्ध, उसके बारे में जानते हैं। तो तराइन का युद्ध जो हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। मोहम्मद गौरी जो था यह गौर वंश का शासक था, गौर वंश, और कहां पे शासन करता था, गजनी, अफगानिस्तान। अब इसने क्या किया, इसने 1186 ईस्वी से 1191 ईस्वी तक कई बार पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध किया, लेकिन कभी ये जीत नहीं पाए। अब दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से हमेशा आक्रमण होते रहे, चाहे सिकंदर आया हो या उसके बाद में मुस्लिम
आक्रमणकारी। तो ये सभी कहाँ से आए थे? भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से। तो मोहम्मद गौरी भी इसी उत्तर पश्चिमी सीमा से आया। अब इसीलिए 1186 से 1191 तक कई बार युद्ध करता है, लेकिन कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाता। दोस्तों 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो होता है वो एक बहुत बड़ी सेना लेके तराइन के मैदान में पहुंचता है। तराइन के मैदान में पहुंचता है। तराइन का मैदान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा। करनाल के पास एक मैदान है, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर? तराइन का मैदान। अब यहाँ पर पृथ्वीराज और गौरी के मध्य एक भयंकर घमासान युद्ध होता है। युद्ध के अंदर गौरी को बुरी तरीके से हारना पड़ता है। गौरी बुरी तरीके से घायल भी हो जाता है। घायल होने के बाद में यह क्या होता है? गजनी वापस भाग जाता है। अब यह जो हुआ था, यह तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज की क्या हुई? विजय। अब पृथ्वीराज ने भी घायल गौरी का ना तो पीछा किया और ना ही उसे मारने का सोचा, क्योंकि एक वीर शासक जो होता है वह कभी भी निहत्थे या फिर कमजोर व्यक्ति पे वार नहीं करता। तो पृथ्वीराज ने क्या किया? इस गौरी को जिंदा ऐसे ही छोड़ दिया। अब मोहम्मद गौरी जो था वो बड़ा चालाक था। वह वापस गया गजनी। गजनी पर जाने के बाद में उसने क्या है कि वापस से अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया, और इस बार वापस 1192 ईस्वी में एक बड़ी सेना लेके वापस पहुंच गया। कहाँ? तराइन के मैदान में। अब हुआ क्या? इस बार पृथ्वीराज चौहान जो थे, यह पहले इसको हरा चुके थे, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी की सैन्य शक्ति का उपेक्षा कर दी और इससे ऐसे ही युद्ध लड़ने चले गए। अब ऐसे ही लड़ने चले गए। मोहम्मद गौरी जो था, इसने क्या है कि बहुत विशाल और बहुत बड़ी सेना को लेकर आया था। तो इस बार क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान इसके सामने टिक नहीं पाते हैं और वह हार जाते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी की उपेक्षा कर जाते हैं और इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। पृथ्वीराज हार जाते हैं और उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान क्या होता है इसमें? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और हारने के बाद में इन्हें सिरसा नामक स्थान पर बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना के इन्हें गजनी ले जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इतिहास में दो उल्लेख मिलते हैं, एक तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में और दूसरा एक हसन निजामी करके इतिहासकार रहे हैं, वह अपना उल्लेख बताते हैं। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर तो यह उल्लेख है कि गजनी जाने के बाद में क्या होता है कि 4 बांस 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण। 4 बांस 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण। ताही ऊपर है सुल्तान, मत चूके चौहान। तो चंद्रबरदाई की यह पंक्तियां यह बता रही है कि पृथ्वीराज चौहान एक शब्द भेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते। तो ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। जबकि दूसरे इतिहासकार हसन निजामी वह क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज इस तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अजमेर में इसके अधीन रहकर अपना शासन चलाते हैं। अब वह इसके प्रमाण में एक सिक्का भी देते हैं जिसमें क्या है, एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान का नाम लिखा है और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का नाम लिखा है। दोस्तों यहाँ पर दो मत है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान
मोहम्मद गौरी का शब्द भेदी बाण द्वारा हत्या कर देते हैं। जबकि दूसरा एक इतिहासकार हसन निजामी, वह क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अजमेर में अपना शासन चलाते हैं, जिसका प्रमाण वो एक सिक्के के द्वारा बताते हैं कि एक सिक्के में एक तरफ तो मोहम्मद गौरी अंकित है और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान अंकित है। अब दोस्तों ये जो तराइन का युद्ध हुआ था, यह भारत में बड़ा निर्णायक युद्ध था, भारत का एक टर्निंग पॉइंट रहा है। भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट मतलब पूरा का पूरा इतिहास जो है यहाँ से बदल गया। यहाँ से मुस्लिम शासन की स्थापना होती है भारत में। भारत में इस युद्ध के बाद में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। तो सबसे पहला राज्य जो स्थापित होता है वह होता है दिल्ली सल्तनत। ईस्वी में 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और करता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी उस गुलाम से इतने खुश होते हैं कि उसे भारत में शासन करने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने कुतुब मीनार की निर्माण की शुरुआत की थी। अब दोस्तों एक और बात महत्वपूर्ण आती है कि ऐसे क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान तराइन का द्वितीय युद्ध हार जाते। पृथ्वीराज चौहान तराइन का द्वितीय युद्ध हार जाते। तो दोस्तों इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, जैसे कि हमने पहले बताया था कि तराइन के प्रथम युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान थोड़े आश्वस्त हो जाते हैं और अगली बार जब मोहम्मद गौरी आता है सेना लेकर तब उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन मोहम्मद गौरी इस बार बहुत संगठित सेना के साथ आता और पृथ्वीराज चौहान बगैर किसी बड़ी तैयारी के इस युद्ध में शामिल हो जाता। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वह एक साम्राज्यवादी शासक थे। उन्होंने दिग्विजय की नीति को अपनाया था। अब उस नीति के कारण उनके पड़ोसी राज्य जो थे उनसे क्या थे? दुखी, उनसे शत्रुता पाले बैठे थे। तो जब ये युद्ध हुआ तो उन पड़ोसी राज्यों ने उनकी सहायता नहीं की। उनकी सेना जो है वो बिल्कुल भी संगठित नहीं थी। अब ऐसी सेना कैसे जीत पाएगी मोहम्मद गौरी जैसे शासक? तीसरी चीज यह थी कि जो राजपूती खून है यह बलिदान देने में, शौर्य दिखाने में कम नहीं है, लेकिन गौरी की चालाकी को यह समझ नहीं पाए। गौरी जो घायल होने के बाद में अपनी जान बचाकर भाग गया था, यह वापस आता है और युद्ध लड़ता है। तो राजपूती खून जो है वो कूटनीति में थोड़ा कमजोर पड़ गया था। इस कारण क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो है वह ये युद्ध हार जाता है। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था और पृथ्वीराज चौहान को 2 उपाधियां भी मिलती है। एक तो राय पिथौरा और दूसरी मिलती है दल पंगुल। दल पंगुल, दल पंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता, ऐसा व्यक्ति जो चारों दिशाओं में अपनी विजय का पताका फहराता। तो दल पंगुल और राय पिथौरा इनको उपाधियां मिलती है। इन्होंने दिल्ली के अंदर पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो चौहान राजवंश था, चौहान राजवंश की अजमेर शाखा, उसका यहाँ पे अंत हो जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में। अब होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो पुत्र है गोविंदराज, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक रणथंबोर किले में भेज देता है
पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज उसको कुतुबुद्दीन ऐबक रणथंभौर के किले में भेज देता। वहां पर वो जाके चौहान राजवंश की रणथंभौर शाखा की स्थापना करते। अब उससे पहले दोस्तों हम आते हैं चौहानों की नाडोल शाखा पे, चौहानों की नाडोल शाखा पे। दोस्तों चौहान राजवंश की सबसे पहली शाखा नाडोल की शाखा या सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? नाडोल की शाखा। अब होता क्या है कि एक लक्ष्मण सिंह (960 ईस्वी में पाली जोधपुर की सीमा पर एक चौहान राजवंश की शाखा की नींव रखता है। की सबसे प्राचीन शाखा की नींव रखता है। नाडोल में रखता है। इसलिए लक्ष्मण सिंह को क्या कहते हैं? नाडोल शाखा का संस्थापक। चौहानों की नाडोल शाखा का संस्थापक कौन कहलाता है? लक्ष्मण सिंह। अब लक्ष्मण सिंह के बाद में इस नाडोल शाखा में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हुआ था वो हुआ था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल चौहान ने कीर्ति के बहुत झंडे गाड़े थे। इसने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह, मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया 1177 ईस्वी। इसने मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया 1177 ईस्वी में। अब यह दोस्तों बहुत बड़ी बात थी क्योंकि किसी भी चौहान शासक ने कभी किसी मेवाड़ के महाराणा को राणा को कभी हराया नहीं था। तो पहला व्यक्ति, पहला चौहान कीर्तिपाल चौहान, इसका अन्य नाम था कीतू चौहान, तो यह मेवाड़ के सामंत सिंह को हराता। दोस्तों ये जो नाडोल शाखा थी यह 1205 ईस्वी में जालोर शाखा में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मण सिंह इसका संस्थापक और इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? कीर्तिपाल, जिसने मेवाड़ के राणा सामंत सिंह को हराया था। इसके बाद 1205 ईस्वी में यह जालोर शाखा में विलीन हो जाती है। अब आगे हम दोस्तों आएंगे रणथंभौर की शाखा पर। रणथंभौर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए थे हमीरदेव चौहान, और रणथंभौर का किला जो राजस्थान के अभेद्य किलों में माना जाता है, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।